हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 2। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने विस्थापन और दूरी के बारे में बताया था कि क्या विस्थापन और दूरी में अंतर है और इनकी परिभाषा क्या है, और उससे संबंधित उस आंकिक प्रश्नों को भी किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेलोसिटी, यानी चाल और वेग। ये आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर त्वरण की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ आंकिक प्रश्नों को भी लास्ट में किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेग और चाल ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लगाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले जानेंगे हम लोग चाल। चाल मतलब स्पीड। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई वस्तु चलती है तो उसके संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होती है उसको हम लोग कहते हैं दूरी। वो दूरी 1 सेकंड में जितनी तय की जाती है उसको कहा जाता है चाल। यानी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर सूत्र हम लोग लिखते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये मेन फार्मूला है। अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहे तो चाल को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और v इक्वल टू दूरी को s से लिखा जाता है और समय को हम लोग लिखते हैं t से। तो v बराबर s अपॉन t, ये लिख सकते हैं। ये जो चाल जब किसी वस्तु की होती है तो ये जरूरी नहीं कि पूरी यात्रा में या जहां वस्तु जानी है वहां तक उसकी चाल हमेशा स्थिर रहे। चाल परिवर्तित भी हो सकती है। तो जब चाल परिवर्तित होती है तो उस समय फिर हम चाल निकाल करके उसकी औसत चाल ज्ञात की जाती है कि औसत चाल क्या होता है। और उसके बाद थोड़ा सा एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे, तात्क्षणिक चाल। तो औसत चाल और तात्क्षणिक चाल में क्या अंतर है ये भी हम लोग जरा देखें। तो हेडिंग लगाइए पहले, औसत चाल। औसत चाल यानी इसको कहते हैं हम लोग एवरेज। औसत एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की डिफिनीशन क्या लिखते हैं, ये एवरेज स्पीड का जब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, समय बहुत ज़्यादा हो, तब हम औसत चाल निकालते हैं। और जनरली कहीं पर चाल की बात आती है तो उसका मतलब औसत चाल ही होता है। जैसे हम लोग स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तो कहा जाए कि हम स्कूल से घर आने में हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए। तो ये नहीं होता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पूरी स्कूल से लेकर घर तक बनी रही। कहीं 40 से कम भी हो जाते हैं, कहीं 40 से ज़्यादा हो जाते हैं। उसका एवरेज हम लोग बता देते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, तो वो एवरेज हम निकालेंगे। यानी औसत चाल या उसको माध्य चाल भी कहते हैं। तो औसत चाल की परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा पे लिख दीजिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा
किसी निश्चित समय समयांतराल में चली गई कुल दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कुल समय या कुल समय अंतराल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, अगर हम ये कह दें, इसको सिंबल के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू, सफिक्स में av लगा दें, कुल दूरी डेल्टा s और कुल समय डेल्टा t। ये फार्मूला हमको मैंने याद रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय वाला। औसत चाल अगर कहीं पर भी निकालना है न्यूमेरिकल में, तो हमेशा पहले कुल उस वस्तु द्वारा कुल कितनी दूरी चली और उस दूरी चलने में कुल कितना समय लगा, ये अगर अनुपात निकाल लेते हैं तो वो निकल आती है उसकी औसत चाल, ठीक है। तो एक औसत इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। उसके बाद इसमें हम लोग एक डिफिनेशन और पढ़ेंगे, तात्क्षणिक चाल। ये कौन सी चाल होती है, इसको जरा हम लोग जान लें। तात्क्षणिक चाल या स्टूडेंट कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इसका नाम से लग रहा है कि किसी इंस्टेंट में उसकी चाल कितनी है। जैसे हमने कहा कि जब हम स्कूल से घर जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है या उसकी चाल 40 किलोमीटर/घंटा है, तो हमने क्या बताया कि ये स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, घटती बढ़ती है, लेकिन उसका एवरेज हम बता देते हैं 40 है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछें कि इस समय कितनी इसकी वेलोसिटी है, तो वो होती है तात्क्षणिक चाल। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कह सकते हैं कि जब समय अंतराल बहुत कम हो, तो समय अंतराल की जो बात कर रहे हैं हम लोग, कुल समय जो लगा है अगर बहुत कम हो, उस समय अंतराल को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल। परिभाषा में लिख सकते हैं किसी क्षण, जैसे हम लोग तात्क्षणिक चाल हम लोग ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात किया जाता है? जो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, गाड़ी की स्पीड नापने वाले, वो बताते हैं हमेशा तात्क्षणिक चाल के इस समय जब भी नजर डालेंगे तो उस समय वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, ये बताता है, ये उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। तो किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु की जो चाल होती है उसी को कहा जाता है तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं किसी गतिमान वस्तु की किसी क्षण का मतलब बहुत कम समय, किसी क्षण विशेष
किसी गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल को फार्मूला इस प्रकार से लिखते हैं, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी समय अंतराल बहुत कम। जैसे अगर कोई चीज चल रही है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक गई, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर यहाँ से यहाँ तक का समय अगर लगा, वो डेल्टा टी है, और इसकी जो दूरी है वो x है, तो x अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा x मान लेते हैं, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ये तो उसका औसत चाल निकली। लेकिन अगर पर्टिकुलर कहा जाए इस समय बताओ, इस समय मतलब यहाँ का समय कितना है, बहुत कम, डेल्टा टी टेंस टू 0। इस समय यहाँ पर कितनी चाल है, 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 यहाँ पर कितनी चाल है। अगर चाल अगर स्थिर है, चाल घट बढ़ नहीं रही है, तब तो जो तात्क्षणिक चाल होगी वही चाल वस्तु की कहलाती है। जो वस्तु की चाल हो वही हर पॉइंट पर चाल होगी। यानी जब परिवर्ती चाल होगा, उसकी चाल घट बढ़ रही हो, तब उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी चाल है वो कहते हैं उसको तात्क्षणिक चाल। उसका फार्मूला लेते हैं v लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी समय अंतराल 0 तो नहीं लेकिन 0 के करीब है। तो इसको जब ऐसे लिखा जाता है तो ये जो चेंज होकर के ds अपॉन dt हो जाता है फार्मूला। ये चीज हमको ध्यान रखना है, यानी v इक्वल टू जो फार्मूला ds अपॉन dt का होता है, ये होता है जब समय अंतराल बहुत कम होता है तो उसको डेल्टा लेकर के हम लिखते हैं ds अपॉन dt। बहुत सूक्ष्म समय अंतराल को रिप्रेजेंट करता है। ये होती है उसकी तात्क्षणिक चाल। समझ में आ रहा है? ये इसको नोट कर लें। इसी प्रकार से जो चाल के बारे में हमने 3 प्रकार की चाल, एक सिंपल चाल, एक औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। और चाल के बारे में क्या खास बात हमको जानना है? ये तो चाल के टाइप्स हो गए, वो तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। और हमको जानना है चाल के बारे में, चाल एक अदिश राशि, ये एक पॉइंट हमको याद रखना है। इसकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि चाल का SI पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, बहुत बार चाल के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने। चाल का SI पद्धति मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल शून्य तथा धनात्मक हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती है। चाल हमें शून्य होगी या तो फिर धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें हमको इसमें जानना है। और अगर हम ये कहें कि चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं और पहले निकाल चुके हैं। चाल का विमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं हम लोग, LT-1। मात्रा से मीटर की जगह L और सेकेंड की जगह T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस बार चाल का विमीय सूत्र हम लोग LT-1 होता है। इतनी बात हमको जानना था चाल के बारे में, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बात करेंगे
चाल के बाद वेग, वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। ये क्या होता है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी मतलब जैसे चाल में एक सेकंड में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। तो एक एकांक समय में हुए विस्थापन को वो कहेंगे हम लोग वेलोसिटी। ठीक है, परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी की? किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक सेकंड में हुए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये लिख सकते हैं इसमें। तो वेग बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये फार्मूला हो जाएगा इसका, विस्थापन बटे समय। या इसको हम लिख सकते हैं v, वेक्टर लगा देंगे, सदिश राशि होती है वेग, और विस्थापन भी सदिश राशि है और समय अदिश राशि। तो सिंबल के रूप में हम लोग इस प्रकार से वेग को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। नोट कर लिया? ये वेग के बारे में, वेग में भी हमको औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ना है। तो बिल्कुल सेम परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। परिभाषा बिल्कुल सेम कैसे लिखा जाएगा देखिए, फिर परिभाषा लिखवा देते हैं इसमें। पहले हम लोग लिखेंगे इसकी एवरेज वेग यानी औसत वेग की परिभाषा क्या होती है। तो पहले लगाइए औसत वेग, यानी इसका लिख सकते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में हुए कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ये लिख सकते हैं, या इसको फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिखेंगे हम लोग औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी समय अंतराल कितना है। सिंबल के रूप में अगर लिखना चाहे तो औसत वेग एवरेज,
इक्वल टू कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल समय। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाता है औसत चाल। कुल कितना विस्थापन है और कितना समय लगा उसको डिवाइड कर दें तो उसका औसत चाल निकल आएगा। उसी प्रकार से लिखना है तात्क्षणिक। बिल्कुल एकदम सेम परिभाषा है, आप लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण विशेष पर जो वेग होता है किसी वस्तु का उसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। इसकी परिभाषा क्या लिख देंगे इसकी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग को किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। समय जब अंतराल बहुत कम हो तब हम तात्क्षणिक वेग निकालते हैं तो ds डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। या जब बहुत समय बहुत कम होता है तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं ds अपॉन d। ये फार्मूला हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको टी रो लगा दो इस नोट पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो चाल के बराबर एक फार्मूला बन जाएगा इसका। तो इस प्रकार से तात्क्षणिक वेग और वेग के बारे में क्या जानकारी हम लोगों को करना है, डिफरेंस इससे पता चल जाए कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। नोट कर लिया इसको। ये जो फार्मूले लिखे हमने ये तात्क्षणिक वेग का फार्मूला है। तात्क्षणिक वेग इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। नोट कर लिया। और वेग के बारे में हम लोग क्या जानकारी उपलब्ध करेंगे? डिफरेंस देखिए दोनों में क्या अंतर दोनों में दिखाई पड़ता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है यानी वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक है। सदिश का मतलब जैसे परिमाण और दिशा दोनों, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वेग का जो मात्रक होता है, वेग का SI पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये तो सेम हो गया दोनों। मात्रक चाल और वेग का दोनों का सेम, मीटर पर सेकंड। वेग 0 धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ये अंतर है दोनों में। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है लेकिन वेग ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वेग का विमी सूत्र
वेग का विमीय सूत्र LT-1 होता है, ये सेम होता है चाल और वेग। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? चाल और वेग में क्या पता चला हमको? वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। वेग का मान शून्य, धनात्मक धनात्मक हो सकता है, जबकि चाल का मान शून्य और केवल धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ये डिफरेंस है दोनों में, चाल और वेग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बात करेंगे हम लोग त्वरण। त्वरण क्या होता है? यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन। वेग बढ़ रहा है चाहे घट रहा हो, जब भी वेग परिवर्तन होगा हमेशा त्वरण कार्य करेगा। तो परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु, गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब एक सेकंड में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन से मतलब केवल वेग बढ़ना नहीं है, वेग घटना भी होता है। ठीक है ना? तभी त्वरण दो प्रकार का हो जाता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। त्वरण को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। त्वरण इसे A से प्रदर्शित करते हैं, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। इसका सिंबल A होता है एक्सेलरेशन, A से प्रदर्शित करते हैं। तो एक त्वरण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या इसको लिख सकते हैं ए इक्वल वेग, त्वरण एक सदिश राशि होती है, वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्वरण को वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर औसत त्वरण करने की बात करें, इसमें भी औसत त्वरण होता है। औसत त्वरण मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। औसत त्वरण का मतलब कुल वेग परिवर्तन कितना हुआ बटे उस वेग परिवर्तन होने में कुल कितना समय लगा, उसको औसत त्वरण कहते हैं। परिभाषा लिख देंगे, किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित समय अंतराल में हुए कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को उस
वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको नोट कर लो पहले, वीडियो को रोक करके नोट कर लें पहले इसको। तो औसत त्वरण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल को भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपल रूप में लिखना चाहे तो एवरेज एक्सेलरेशन, कुल वेग परिवर्तन मान लेते हैं डेल्टा वी है, और कुल समय लग रहा है डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला होता है। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं तात्क्षणिक त्वरण, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल एकदम सेम मतलब वही है जो चाल और वेग में मतलब था। किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यह आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग तात्क्षणिक त्वरण को A इक्वल टू लिमिट, समय बहुत जीरो हो, बहुत कम हो, लगभग जीरो के बराबर, तब डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं dV अपॉन dt। ये फार्मूला होता है इसका, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर पेड़ लगाएंगे। ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण। और इसके बारे में कुछ जानकारी करना है हमको। त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण का माप। त्वरण एक सदिश राशि है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, त्वरण का SI पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट हमको ये है, त्वरण शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण शून्य हो सकता है। शून्य कब होगा, जब किसी वस्तु का वेग नियत हो,
वेग चेंज ना हो रहा हो तब उसका त्वरण शून्य होगा। जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण कार्य करता है, जो उसको हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग घट रहा हो उस समय जो त्वरण कार्य करता है उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो इतनी बातें जानने के बाद तब उसके हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे कि औसत वेग कैसे निकालते हैं, औसत चाल कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आंकिक प्रश्नों को किया जाए कुछ। क्वेश्चन हमारा है कि एक लड़का 10 सेकंड में एक सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में 50 मीटर चलता है। क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का एक निश्चित दिशा में 50 मीटर चलता है, ये दूरी है 50 मीटर। समय कितना लगता है उसको? 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो 50 मीटर दूरी तय करता है। उसके बाद फिर अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर उसी मार्ग वापस लौट आता है, क्योंकि घूम करके उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। ऐसे ये लौट आता है कितना? 20 मीटर। और समय कितना लग रहा है वापस आने में? 5 सेकंड। तो यहां से चला और लौट करके वो यहां आ गया। तो कह रहा है ज्ञात करना है लड़के द्वारा तय की कुल दूरी। तो कुल दूरी का मतलब पूरे मार्ग की लंबाई। तो कुल दूरी तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? कुल दूरी 50 मीटर पहले चला, फिर 20 मीटर वापस आया, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 70 मीटर। ये तो हो गई कुल दूरी। सेकंड पार्ट कहता है कुल विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जहां से चला था और जहां पर रुका वहां के बीच की न्यूनतम दूरी थी। यहां से चला था, वो घूम करके लौट करके वो यहां रुक गया, तो ये दूरी कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 50 में से 20 घटा देंगे। 50 माइनस 20 बराबर 30 मीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद औसत चाल, थर्ड पार्ट में है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का मान होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। कुल दूरी 50 पहले गया, 20 इधर गया, कुल दूरी निकाल सके 70 आया। समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, यानी 10 और 5 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, कितना हो गया? 70 बटे 15 आ जाएगा। 5 का 5 में 15, 5 करना 5 2 7, 5 को 20, 14 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मतलब हो जाएगा। इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट कह रहा है कि औसत वेग बताओ कितना होगा? औसत वेग, औसत वेग का नाम लगा होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन मतलब कुल कितना विस्थापन हुआ? 30 बटे समय, तो उतना ही लग रहा है। कुल इधर गया इधर आया, कुल समय कितना लगा विस्थापन होने में? 15 सेकंड। तो 30 बटे 15, तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड। ये औसत वेग आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन हमारा कि एक कण बिंदु ए से बी तक v1 चार्ज से जाता है और पुनः बी से ए तक v2 चार्ज से जाता है चलता है, तो कण का औसत चाल और औसत वेग बताओ कितना होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि कोई कण पहले ए पर था, ए से बी तक गया, चाल है उसकी v1 चार्ज गया, और फिर वापस लौट आया, लौटने की वेलोसिटी बदल गई, उसकी वेग हो गया v2। तो कह रहा है इस कुल पूरी यात्रा में ए से बी और बी से ए आने में उसका औसत
औसत चाल कितनी रही और औसत वेग कितना रहा। तो औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको कुल दूरी निकालना पड़ेगा और कुल समय निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है x, कुल दूरी कितनी है x हमने मान लिया। तो a और b से, तो a से b x दूरी चलेगा और b से a x दूरी चलेगा, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई हमारी 2x यानी x प्लस x, ये तो आएगा कुल दूरी हमारी x प्लस x यानी 2x हो गया। कुल समय कितना लगा, कुल समय a से b तक जाने में लगा समय, कुल समय a से b तक जाने में कुल कितना समय लगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी a से b तक जाने कितना गया x और दूरी बटे चाल, और चाल कितना गया a से b तक v1। ये तो हो गया a से b तक जाने में लगा समय प्लस b से a जाने आने में लगा समय, कुल दूरी उतनी चला b से a तक जाने में, और वेग इसका हो गया v2। ये कुल समय लगा इतना। अब बस फार्मूला हम लोग लगा देंगे, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। बस ये ध्यान रखना है, कुल समय निकालना और कुल दूरी निकालना, और दोनों में रेशियो निकाल देना है हमको। तो कुल दूरी कितनी चला 2x, समय कितना लग रहा है x अपान v1 प्लस x अपान v2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x अपान x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, x कैंसिल। उत्तम लेके इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v। ये औसत चाल निकल आई इसकी। अब इसके इस फार्मूला समझो, चाहे इसको कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी कहीं औसत चाल की बात आएगी तो हम कुल दूरी निकालेंगे और कुल समय निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना है। और उसके बाद उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, औसत चाल का मान ज्ञात है। इसी प्रकार से अगर ये पूछ रहा है कि औसत वेग बताओ, औसत वेग का फार्मूला, औसत वेग तो कुल विस्थापन, फार्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन जहां से चला था लौट करके वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया 0। समय जो भी लग रहा है, अब 0 बटे कुल समय करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी जो औसत वेग होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी देख, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, इसी क्षण t पर एक कण का विस्थापन s निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है, s बराबर -15t² प्लस 20t प्लस 30, जहां s मीटर में तथा t सेकंड में है। तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग तथा कोण ज्ञात कीजिए। जब कहीं विस्थापन और समय के बीच रिलेशन अगर कहीं दे रखा हो, विस्थापन का सिंबल कहीं किसी बुक में x भी लिखा गया है तो उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर ये विस्थापन x हो चाहे s हो, अगर विस्थापन और t के बीच अगर रिलेशन दिया है और फिर कह रहा है कि कण की स्थिति बताओ, वेग बताओ, त्वरण बताओ, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको अलग से कैलकुलस के कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि t समय पर कण का विस्थापन t समय पर कण कहाँ पर है, स्थिति क्या है उसकी, ये इस सूत्र द्वारा दिख रहा है हमको। समीकरण दिख रहा है s बराबर -15t² प्लस 20t प्लस 30। t का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो उसकी स्थिति आ जाएगी कि कण कहाँ पर है। अब ये कह रहा है t बराबर 0 पर कण की स्थिति बताओ, तो ले सकते हैं t बराबर 0 पर कण की
इस टी में, इस समीकरण में हम टी बराबर 0 रख देंगे पूरे में। तो जब 0 रख देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 30, यानी टी बराबर 0 पर कण की स्थिति कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। जब गणना स्टार्ट की हमने, समय 0 है, उस समय ये कण कितना चल चुका था? 30 मीटर। इसी प्रकार से जब कह रहा है कि आगे, ये तो 30 समय पर कण की स्थिति आ गई इतनी है, फिर कह रहा है वेग बताओ। तो वेग का फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। जो हमने पढ़ा है, जब भी कहीं ऐसा रिलेशन दिया हो तो ds अपॉन dt लगाएंगे। इसका मतलब है कि s का t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन के फार्मूले आपको पता होने चाहिए, d अपॉन dt, s की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, -15 t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। इसका अवकलन जब करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो तो बाहर हो जाता है। अवकलन का फार्मूला देखिए, आप लिख देते हैं, जब भी कोई किसी का अवकलन किया जाए, d अपॉन dx, x की पावर n अगर अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन हमेशा n x की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पर x की जगह यहाँ पर t है केवल, और t के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग समान अवकलन इसका। एक और फॉर्मूला होता है, अगर किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में किया जाए, कोई नंबर है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। ये दूसरा इसका और फार्मूला है कि d अपॉन dx, ये तो अवकलन करना है, ax की पावर n लिखा है। एक मतलब कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो अवकलन के ये बाहर हो जाता है। d अपॉन dx x की पावर n, और x की पावर n का अवकलन का फार्मूला हमने लिखा, तो a n x की पावर n माइनस। ये फार्मूले हमको याद रखने हैं, तो ये अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो अवकलन देखिए यहाँ पर करेंगे तो -15, ये तो बाहर हो गया, t स्क्वायर का n की जगह t रखो, n की जगह t, x की जगह, सॉरी यहाँ पर यह लगाना, x की जगह यहाँ पर कितना है? t है, और 2 की जगह कितना है? n है। तो x की जगह t और n की जगह 2 रख दो, कितना हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और t की घात में 1 कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये तो करते हैं, प्लस इधर इसका हो गया प्लस 20, और t का अवकलन कितना होता है? इसमें d अपॉन dx, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है। ये चीज ध्यान रखना है, d अपॉन dx और x का अवकलन कर रहे हैं तो 1, क्यों? फार्मूला ये लगा है, इसकी पावर कितनी है? 1 इधर आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी पावर, 0 वैल्यू हो गई इसका, उसकी वैल्यू 1, तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अवकलन करेगा, प्लस कोई नंबर का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो v इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया हमारा? -30t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर नहीं, 30t, ये आ रहा है 2 माइनस 1, यानी 1 बचेगा पावर में, तो -15 दूनी 30, t और प्लस 20, ये वेग आ गया। तो अब वेग का फार्मूला तो निकला है कि t समय पर वेग इतना आया, और उनका t बराबर 0 पर वेग पूछ रहा है, t बराबर 0 पर वेग कितना हो जाएगा? वेग v बराबर क्या हो जाएगा? t की जगह 0 रख दो, -30 इंटू 0 प्लस 20, कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद फिर कह रहा है, इसे नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर कहता है कि त्वरण बताओ। त्वरण हम लोग इधर नोट कर सकते हैं, फार्मूले याद कर लीजिए वाले। त्वरण अगर ज्ञात करना है तो a इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा है dv अपॉन dt, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। a इक्वल टू फार्मूला लिख सकते हैं d अपॉन dt, और v की वैल्यू लगा दो, ये जो समीकरण लिखा है यहाँ पर, -30 t प्लस 20, इसका अवकलन कराएंगे तो -30, तो बाहर t के अवकलन कितना हो जाएगा? 1
और प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा -30। इसमें समय पर निर्भर नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट यानी नियत त्वरण से गति कर रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है, इसका मतलब उसका जो वेग है वो नियत त्वरण से घट रहा है, ठीक है ना। ऋणात्मक का मतलब है कि उसका वेग घट रहा है, लेकिन त्वरण कैसा है, नियत समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। समय चाहे जितना ज्यादा हो, a का मान हमेशा 30 रहता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार से ऐसे कहीं कोई क्वेश्चन अगर दे रखे हो तो पहले हम उसका अगर वेग पूछ रहा है तो अवकलन करेंगे, त्वरण पूछ रहा है तो उस वेग वाले का फिर अवकलन करेंगे, ठीक है ना। और जो समय पर पूछ रहा है उस t की वैल्यू वहां पर रख देंगे, तो ये ज्ञात हो जाएगा कि वेग और त्वरण का मान कितना होगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको आप करने का अभ्यास कीजिए। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नया जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।